Hello everyone. So I hope you all are doing well. Okay. So बारिश तो थोड़ी थोड़ी आ चुकी है. ऑलमोस्ट देयर. ओके. आईएमडी की रिपोर्ट आई है कि हाँ, जब तक ये वीडियो स्टार्ट होगा आपके पास अपलोड होके आएगा तब तक आपका टेम्परेचर जो है कम हो चुका होगा. ओके. सो स्टार्ट करते हैं इस वीक का करंट अफेयर. मैंने एक दिन लेट किया क्योंकि जो वीक खत्म हो रहा था वो खत्म हो रहा था 28 को. तो 2 दिन का मैंने कहा कि 30 तक का पूरा कवर करते हैं, उसके बाद फिर एक साथ वीडियो बना लेते हैं. ओके. सो स्टार्ट करते हैं. सो आज कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है, बट मैंने उनको इंडेक्स में इसलिए डाला है कि आप जब इंडेक्स को पढ़ें देन यू विल रीड बाई योर सेल्फ कि GS2 का है, GS3 का भी है, तो आप उसको कवर करते रहें क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी टॉपिक हैं. मे बी ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है बट करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके. आप आई कुड रिलेट देम इफ़ आई स्ट्रेस्ड, इफ़ आई गो वेरी डीप डाउन. तो कोई भी न्यूज़ है वो तो किसी ना किसी प्लेस से तो बिलोंग करेगी, तो मैं ज्योग्राफी से लिंक कर सकता था बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता. तो आप लोग वो टॉपिक ज़रूर पढ़िएगा और नोट्स उसके ज़रूर तैयार करिएगा. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. So I will start with the renaming of Kolkata's that road, जिसमें जो आपका हुसैन शहीद सोहरवर्दी के नाम पे जो रोड थी या सोहरवर्दी एवेन्यू जिसे कहते हैं उसके नाम पे चेंज किया गया. उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ, वो एक उसको कवर करूँगा. देन राखीगढ़ी की स्केल्टन्स जो हैं वो फाइनली आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए वो ASI वालों ने उनको बाहर भेजा है, तो वो राखीगढ़ी के बारे में बात करूंगा. देन वी हैव दिस भद्राचलम टेम्पल का रीडेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हुआ है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. देन वी हैव दिस ऑल्सो दिस न्यूज़ दैट आपके जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हों मनोज सिन्हा जी, या फिर वहाँ के महबूबा मुफ्ती जी हों PDP की, या फिर कश्मीर की जो आपके प्रेजेंट CM हैं आपके क्या नाम है उनका, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, याद आ जाएगा. सुंदर से हैं. वो भी उन्होंने विजिट किया था खीर भवानी मंदिर. ओके. मैं भी जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँ तो मुझे याद आ जाए उसका उनका नाम. ठीक है. फारूक अब्दुल्ला के बेटे, ओके, उमर अब्दुल्ला जी. तो वो इवन फारूक अब्दुल्ला ने भी विजिट किया था और काफ़ी ये कहा गया कि काफ़ी भाईचारा हुआ और काफ़ी वहाँ के जो मुस्लिम थे उन्होंने कश्मीरी पंडित जो आए थे पूजा करने, उनको अच्छे से वेलकम किया. ओके. उसके बाद ये आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने क्रैकडाउन किया अपने कुछ अर्लियर और कुछ प्रेजेंट टॉप और मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ पे आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ कैग कि काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ है in form of implementation, execution and also with respect to the fund management, किसमें आपके स्किल इंडिया मिशन में. तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. देन वी हैव दिस नफेड टू शेयर 1% प्रॉफिट फॉर एजुकेशन फॉर फार्मर्स चिल्ड्रन. ये भी नई स्कीम आई है नफेड की और इसके साथ साथ नफेड ने कुछ अपने डिजिटल फीचर्स भी लॉन्च किए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. देन PM आपके थे शिशलीज गए थे, तो इसके ये तो बनता ही है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे वहाँ पे क्या हुआ, क्या क्या आउटकम्स आए. देन वी हैव दिस गवर्नमेंट ने प्रिपेयर कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया. वेस्टर्न घाट को नोटिफाई किया है उसके कुछ एरियाज को ESA के रूप में, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज के रूप में, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. देन रेनफॉल डिफिसिट हुआ, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है. ओके. ऑन गोइंग प्रोसेस है. ओके. 25 जून को इसमें डेटा जो था 43 था. जब 29 जून का अगर आप या 30 जून का आप IMD का डेटा करोगे तो ये डिफिसिट जो है थोड़ा कम हो चुका होगा. ओके. तो आई विल मेक वीडियो ऑन हाउ IMD डज इट्स वर्क, हाउ what are the new technology that are there to actually support or to actually have the as accurate information about the rainfall and as skewed means not in the negative term, कि कितनी लोकेशन वाइज कितनी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है कितनी सही होती जा रही है, तो इसके पीछे कौन कौन से आपके सैटेलाइट का यूज हो रहा है, कौन कौन सी टेक्निक है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं. ओके.
मे बी डायरेक्टली वेदर के नहीं आए, लेकिन आपके अर्थक्वेक की टेक्निक पे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। आपका जो सुनामी के ऊपर कौन कौन सी टेक्निक है, या फिर साइक्लोन के ऊपर कौन कौन सी टेक्निक है, इन पे आ चुका है। तो रेनफॉल के ऊपर भी धीरे धीरे कभी ना कभी क्वेश्चन आ सकता है। देन वी विल डिस्कस दिस यू हैव टू अंडरस्टूड एमएससी डे था, तो गवर्नमेंट टू शोल्डर 90% कंप्लायंस बिल ऑफ एमएसएमई, ये आपको खुद से पढ़ना है सेल्फ। ये इसका आपका ज्योग्राफी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। देन हाउ सेविंग एलिफेंट्स हेल्प्स फॉरेस्ट ब्रीथ इजियर, दिस I will not teach in this lecture. I will teach this lecture when I will make a separate video on the elephant census and the elephant corridor. Actually, I have already uploaded one video related to the elephant uh, uh, in my channel. So you can visit, or I will post the link in the description. तो आप उसमें भी देख सकते हो। और दूसरा, आपकी जो एलिफेंट डिस्पर्स करके जो एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जिसको लास्ट टू लास्ट ईयर आपका ऑस्कर प्राइज भी मिला था, वो भी एलिफेंट से रिलेटेड है। तो आप मेरा लास्ट वाला वीडियो देखिए, उसके बाद फिर मैं एक या दो लेक्चर के बाद जब एलिफेंट से रिलेटेड कुछ बड़ी न्यूज आएगी, तब मैं इस न्यूज को उसमें इनकॉर्पोरेट कर लूँगा। देन दिस इज ऑल्सो यू हैव टू स्टडी बाई योर सेल्फ। देन वी हैव दिस रेडियो टैग्ड वाइट रम्ड वल्चर, एक जो वल्चर हैं उनको इन्होंने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में छोड़ा था, और वहाँ पे वो जो वल्चर था वो जो वहाँ के ऑलरेडी प्रेजेंट वल्चर थे उनके साथ कोई भी उसका मतलब एडेप्ट नहीं कर पाया वो, और अपना एक्सट्रीम अपनी खुद की उड़ान उड़ रहा था, और एकदम से टाके इलेक्ट्रोडक्शन हो गया उसका। तो मैं इस टॉपिक में आपको बताऊं कौन कौन सी टेक्निक्स हैं इलेक्ट्रोडक्शन की, जो आप लोग जो इन जनरल वेग में है, और इंडिया के जो भी फॉरेस्ट एम्प्लॉय हैं, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, वो उनको अपना सकते हैं, और कुछ अपनाए भी जा रहे हैं, इनफैक्ट पावर डिपार्टमेंट एज वेल। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है रो इरप्ट्स ओवर द नेम ऑफ कोलकाता रोड। तो कोलकाता में एक रोड थी जिसका नाम रखा गया सोहरावर्दी एवेन्यू के नाम पे है उसके रोड का नाम। ओके, तो वहाँ पे जो पहले ही घर पड़ता है वो आपके सोहरावर्दी का है, और लेकिन वो जो है वो एज पर अपोजिशन, और इफेक्ट भी है कि वो जो नाम रखा गया है वो हसैन हसन शहीद सोहरावर्दी के नाम पे रखा गया है, जो इनसे रिलेटेड नहीं थे। हुसैन शहीद सोहरावर्दी से, जो इन्हें कोलकाता का वुचर ऑफ कोलकाता कहा जाता है। अब इसमें ये जो नाम था, इसे अब किसके नाम पर रखा गया है? गोपाल मुखर्जी के नाम पे। गोपाल मुखर्जी कौन थे? उनका नाम था गोपाल पाठा भी था। ओके, और लोगों को वो कैसे याद रहते हैं? क्योंकि उन्होंने 1946 का जब राइट्स हुआ था कोलकाता में, आफ्टर डायरेक्ट एक्शन डे, जब पाकिस्तान, जब मुस्लिम लीग ने बोल दिया था कि भाई हम तो अलग पाकिस्तान मांगेंगे, तो उस समय क्या हुआ था कि जो गोपाल पाठक जी थे उन्होंने क्या कहते, हिंदुओं की बहुत बहुत से प्रोटेक्शन किया था। और उस समय जो हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे, वो उस समय अनडिवाइडेड पाकिस्तानी टेरिटरी के वो थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे। मतलब जो बंगाल के जो प्रीमियर थे वो इस समय हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे, और उन्होंने एक तरीके से क्या क्या कहा कि आपका जो आर्मी और पुलिस है, उन्होंने एक्चुअली उन्होंने बहुत बड़ी एक कोलकाता में जनसभा की, और उसमें उन्होंने ज़्यादातर लोग जो थे वो अनपढ़ थे, उन्होंने हल्की सी हिंट दी कि भाई पुलिस और आर्मी जो है वो क्या कहते हैं कुछ नहीं करेगी, मेरे कहे पे आप लोगों को जो करना है करो। तो उसके बाद से राइट्स जो है स्टार्ट हो गए थे, इसलिए उनको जितनी भी किलिंग्स हुई कोलकाता में उसके बाद, उसलिए उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है हुसैन शाह सोहरावर्दी को। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई ऐसे लोगों को हम नहीं रखेंगे, हम उन लोगों को रखेंगे जिन लोगों ने हिंदुओं की रक्षा की। बट अगेन स्टेट शुड नॉट बी प्रायोरिटाइज वन रिलीजन ओवर अनदर रिलीजन। तो अगर आपको गोपाल मुखर्जी का अगर आपको सम्मान करना है, तो आपको कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आते रहते हैं, उनका ना किसी का भी, किसी एक का भी नाम आप उनके नाम पर रख सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इतनी बड़ी टनल बन रही है, आप जोजिला टनल, अटल टनल, इन सब में गोपाल पाठक का नाम रख दीजिएगा। ठीक है, और दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि आप जो सोहरावर्दी एवेन्यू है, आप अपने फैक्ट्स चेक करके भी लाइएगा कि ये एक्चुअली में किसके नाम पर है। ओके, तो एनीवे पॉलिटिकल पार्टीज आर डूइंग व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू डू। ओके, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द देयर कैडर। तो हम लोगों का इससे मतलब नहीं है, हम लोगों को ये है कि गोपाल पाठक कौन थे ये जान लिया, हुसैन सईद सोहरावर्दी कौन थे ये जान लिया।
ओके। तो गोपाल पाठक से बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस ये बोला गया था कि गांधी जी ने इनफैक्ट बोला था कि अब आप अहिंसा के मार्ग पे आ जाओ। तो गोपाल पाठक ने क्या बोला था, आई विल नॉट ले डाउन इवन ए नेल दैट वर यूज टू डिफेंड हिंदू ऑनर। उन्होंने कहा था मैं उस एक चीज को भी नीचे नहीं रखूंगा, चाहे वो इनको नाखून के समान हो, जिसका यूज मैंने हिंदुओं के सम्मान के लिए किया था उस टाइम। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला था। नेक्स्ट आइए, इनकी जो इनका जो एक ग्रुप था, इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था, इनफॉर्मल ग्रुप, जिसमें 300-400 लोग थे, जिसका नाम था भारत जातीय वाहिनी। और ये जो भारत जातीय वाहिनी थी, उसमें 600 से 800 यंग मैन थे। और इनका काम क्या था, टू हेल्प पीपल इन डिस्ट्रेस एंड कैरी आउट रिलीफ वर्क ड्यूरिंग कैलेमिटीज। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रूव टू बी द सेवियर ऑफ कलकत्ता। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसने एक्चुअली कलकत्ता में हिंदुओं की उस समय जो राइट्स थे उसमें बचाया है इनको। ठीक है, अब थोड़ी जान लेते हैं हम लोगों को हुसैन सईद सोहरावर्दी के नाम पे। ओके, तो हुसैन सईद सोहरावर्दी कौन थे? देखो, हुसैन सईद सोहरावर्दी जो थे, उनकी जो लाइफ थी वो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ अटैच रही। ओके, और विद द टाइम जब आप जैसे जैसे बड़े होते हो, आपके आइडियोलॉजीज और चेंज होती हैं अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, जहां आपको बेटर कैरियर, एक होते हैं ना पॉलिटिशियन जिन्हें कहते हैं कैरियर पॉलिटिशियंस, जो एक आइडियोलॉजी के साथ फिक्स नहीं होते हैं, वो वहां जाते हैं जहाँ पे उनका इम्प्रूवमेंट होता है, जहाँ उनके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है। ओके, आगे बढ़ने का रास्ता होता है। तो ये उन्हीं में से एक इनको कहा जाएगा। तो इनिशियली ये आपकी खिलाफत सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे यंग एज में। ओके, और ये कलकत्ता कॉरपोरेशन अलायंस में थे। कलकत्ता कॉरपोरेशन अलायंस क्या थी? उसमें आपके सुभाष चंद्र बोस प्लस सी आर दास प्लस सोहरावर्दी, ये तीन लोग थे। सी आर दास जो थे, वो आपके मेयर थे कलकत्ता के, ये आपके डिप्टी मेयर थे। और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो सीईओ थे। ओके, तो इनिशियली जो हुसैन सईद सोहरावर्दी थे वो एस सी बोस, सुभाष चंद्र बोस के तो वो कलीग थे, मतलब सेम एज थे लगभग। सीआर दास से काफी जूनियर थे, और सीआर दास को ये दोनों ही लोग अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। ओके, दूसरा क्या हुआ, 1924 में सीआर दास के बाद इन्होंने क्या किया था, बंगाल पैक्ट में कम्युनल पावर शेयरिंग की थी। ओके, हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों के साथ। तो सीआर दास हिंदुओं का प्रेजेंट और ये। ओके, इसके बाद फॉलोइंग दिस पैक्ट सीआर दास बिकेम द मेयर ऑफ कलकत्ता। सुभाष चंद्र बोस वॉज अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड ये मैंने आपको बता दिया, जो सोहरावर्दी थे वो मेयर हो गए थे। नेक्स्ट आइएगा, फिर क्या होता है 1946 तक आते आते, ये आफ्टर जब सुभाष चंद्र बोस आपके 1930s के बाद डायरेक्ट कांग्रेस में चले गए। ओके, और सोशलिस्ट पार्टी का भी सीआर दास की डेथ हो गई। तो इस उसके बाद ये जो थे डायरेक्ट मुस्लिम लीग में चले गए। तो आप देखो, ये जो सोहरावर्दी है, ये मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बैठे हुए हैं। ओके, और फिर ये सेपरेट आपके जो सेपरेट पाकिस्तान है, इसे कहते हैं, उसकी मांग में ये बहुत बड़े इनकी वॉइस आई। ओके, उसके बाद इवन जब 16 अगस्त हुआ था, तो उसमें जो चीफ मिनिस्टर थे हुसैन सईद सोहरावर्दी, उन्होंने कहा कि द पब्लिक हॉलीडे बंगाल में डिक्लेयर किया था। ओके, अक्टूबर से नवंबर 1946 के बीच में नोआखाली राइट्स हुए थे। ओके, और नोआखाली राइट्स के टाइम आप देखो, ये गांधी जी है और ये हुसैन सईद सोहरावर्दी है। ये जो पीछे बैठे हैं, बताइए कौन है? फादर ऑफ बांग्लादेश, मुजीबुर रहमान, जिनको बाद में मार दिया गया था। ये शेख हसीना जो हैं उनके पिताजी थे। ओके, इन्होंने ही बाद में सेपरेट बांग्लादेश के बाद ये ही वहाँ के चीफ बने थे। ओके, तो आप देख लीजिएगा, सारे लोग लिंक होते हैं, एक एक लोग रास्ता बनाता है, उसकी सीढ़ी पे चढ़ के कोई दूसरा बनता है। तो हिस्ट्री में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो प्रेजेंट में आप कहाँ पर हो, ये डिसाइड होता है। मतलब आपकी चॉइस कितनी सही है, आप किस आपके जो ऊपर के लोग हैं वो कितने सक्सेसफुल हैं, या फिर आप देख पा रहे हो कि उनका फ्यूचर कितना अच्छा है। तो ये भी डिपेंड करता है। तो आप देख लीजिए, जितने भी अच्छे लोग आप बने होंगे, वो चाहे वो नरेंद्र मोदी जी को देख लो, वो भी क्या कहते हैं, अपने टाइम पे आडवाणी जी के साथ रहते थे, तो वो भी ऊपर उठे। ओके, तो ये तरीके होते हैं, एक दूरदर्शी जिसे कहते हैं आप, फोर साइट होनी चाहिए। तो ये फोर साइट थी इसमें। एनीवे टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो गए। इसके बाद क्या हुआ, ये जो ये नोआखाली और त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हिंदू माइनॉरिटीज़ को मारा मारा गया था, और इसके लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि बीइंग द चीफ ऑफ बंगाल, इनको पुलिस और आर्मी को एक्टिवेट करना था। इसके बाद क्या हुआ, 1947 के बाद क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि भाई, इतना तो तय है, इन्होंने क्या सोचा कि अगर आप बंगाली माइनॉरिटी को लेते हो, और उनके ऊपर हिंदुओं का, बंगाली माइनॉरिटी होते हैं और मुस्लिम मेजोरिटी होती है, तो भी वो अलग से देश नहीं लेंगे, और अगर हिंदू मेजोरिटी होती है, बंगाली मुस्लिम माइनॉरिटी होती है, तो भी अलग से देश नहीं बनेगा।
तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, सेपरेशन की कोई बात नहीं है, हम एक यूनाइटेड बंगाल की बात करते हैं। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस के जो भाई थे शरद चंद्र बोस, उसके साथ मिलकर उन्होंने एक प्रपोजल दिया, जिसे कहते हैं सोहरावर्दी बोस प्रपोजल। उसमें उन्होंने यूनाइटेड बंगाल की बात की। किसकी? यूनाइटेड बंगाल की बात की। ओके, यूनाइटेड बंगाल का मतलब क्या हुआ कि बंगाल ना तो पाकिस्तान में जाएगा, ना ही बंगाल आपका उसमें जाएगा, इंडिया में आएगा, ये अलग बनेगा। ओके, इसके बाद इवेंट क्या हुआ? इवेंट ये हुआ कि फॉलोइंग द ब्रिटिश डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू लीव इंडिया बाय जून 1948, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड हिंदू महासभा डिमांडेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टू सेव द हिंदू मेजोरिटी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम ए मुस्लिम लीग डोमिनेटेड स्टेट्स। ओके, अप्रैल और मई में ये मैंने स्कीम बताई, यूनाइटेड बंगाल स्कीम इन्होंने बनाई थी सरचंद घोष के साथ। ओके, उसके बाद प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग के एक लीडर और थे अब्दुल अब्दुल हसीम, इनके साथ मिलकर इन्होंने बनाई और प्रपोजल दिया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन अनडिवाइडेड बंगाल का। ओके, यूनाइटेड बंगाल प्रपोजल फेल्ड completely. It was aggressively rejected by Congress High Command, Jawaharlal Nehru and Sardar Patel, and हिंदू महासभा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो उस समय राइज कर रहे थे, कहाँ पर? बंगाल में। ओके, इवेंचुअली जिन्ना सेंट्रल मुस्लिम लीग जिन इन्होंने मान ली। ठीक है, मुस्लिम लीग की बात मान ली। और इसके बाद इवन ये जो प्रपोजल था मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि भाई अलग अलग बंटवारा होना चाहिए। तो आप देख लो कि ये सारे लोग हैं, ये आपके शरद चंद्र बोस हैं, ये सुभाष चंद्र बोस के साथ बैठे हुए इनकी फोटो है। ये आप देख लो, ये है आपके सोहरावर्दी, गांधी जी के साथ बैठे हैं नोआखाली के टाइम पे, या उसके बाद का टाइम है। उसके बाद जब इनमें वोटिंग हुई तो क्या हुआ, 58 वोट पड़े बंगाल की, 58 वोट पड़े। उन्होंने कहा कि भाई हम बंगाल का पार्टीशन हम चाहते हैं। ओके, और 21 वोट्स थे वो अब्सटेंड रहे या फिर अपोजिशन में। ओके, तो आप देख लो इवन मुस्लिम लीग के लोगों ने भी इसका पार्टीशन का सपोर्ट किया था। ओके, नेक्स्ट आइए। अब देखिए ये मैंने इसलिए लगा रहा है, थोड़ा सा ट्रिविया है, लेकिन मुझे मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा आपको भी अच्छा लगेगा। उस समय वायस राय ने, जो आपका ये वोटिंग हो रही थी बंगाल लेजिस्लेटिव में, बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो वोटिंग हो रही थी, किस चीज़ की वोटिंग हो रही थी कि आपको अलग से सेपरेट सेपरेट रहना है या फिर पार्टीशन करना है। ओके, तो फिर क्या हुआ कि वायस राय ने दो ऑडियो भेजे थे, दो टेलीग्राम भेजे थे। एक टेलीग्राम भेजा था कि अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है इन फेवर ऑफ सेपरेशन, कि सेपरेट यूनाइटेड बंगाल रहेगा, तो आप ये स्पीच बोल देना। अगर रेजोल्यूशन हार जाता है और पार्टीशन के लिए फेवर में जाता है, तो आप ये वाली स्पीच भेजना। तो इसमें को लिखा है, वन और अदर ऑफ दिस ब्रॉडकास्ट विल बी प्लेड फ्रॉम लंदन एंड मेड बाय द वायसराय फ्रॉम दिल्ली ऑन 3rd जून। ओके, तो बीबीसी को भेजा गया था। ब्रॉडकास्ट ए विल बी यूज्ड if it appears probable that Bengal will be partitioned. Broadcast B if it appears probable that Bengal will remain unified. ओके, तो इस सारी चीज के लिए देखो लोग प्रिपेयर रहते हैं। नेक्स्ट आइए। अब दूसरा टॉपिक है आपका राखी गढ़ी का। राखी गढ़ी के जो स्केल्टन्स थे उनको भेजा गया है डीएनए टेस्ट के लिए। ओके, और फेशियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। फेशियल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है अभी उनके पास क्या है कि इस तरह की हड्डियां वगैरह है। जब फेशियल रिकंस्ट्रक्शन होगा तो जैसे मेरा चेहरा है, इसके ऊपर खाल आल लगा के एकदम मस्त एकदम बना देंगे कि एक्चुअली में उस टाइम के लोग दिखते कैसे थे। ये जो स्केल्टन है वो अगर रियल लाइफ में होगा तो कैसे दिखाई देगा। अभी भेजा कहाँ गया है? भेजा गया है एएसआई ने आपके एंथ्रोपोलॉजिक एएनएसआई को एएनएसआई को एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भेजा गया है। ओके, अब देखो राखीगढ़ी का स्केल्टन है वो एनिसेंट ह्यूमन रिमेन्स है एक्सकेवेटेड एट राखीगढ़ी हरियाणा। इट इज द लार्जेस्ट नॉन अर्बन सेटलमेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो ये न्यूज में था। नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक एंड जेनेटिक सिग्निफिकेंस। ये क्या है? ये जो है 4600 साल पुराना फीमेल स्केल्टन है। नंबर एक, राखीगढ़ी का स्केल्टन क्या है? फीमेल है। कितने साल पुराना है? 4600 ईयर पुराना है। ठीक है, इसके बाद द आर्यन कंट्रोवर्सी एंड स्टेपी एंसेस्ट्री, मतलब डीएनए सीक्वेंसिंग इसकी जब की गई तो इससे पता चला कि राखीगढ़ी का जो स्केल्टन है वो उसमें किसी भी तरीके के ट्रेट नहीं है जो आपके स्टेपी पीपल से मिलते हैं या फिर किसी ऐसी ट्राइब से मिलते हैं जो कभी अपने टाइम में पेस्टोरल्स या पेस्टोरलिस्ट रहे थे। ठीक है, अब ये दोनों ट्रेड किसके हैं? आर्यंस के हैं। आर्यंस को क्या बोला गया था? आर्यंस हैज कम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया मींस स्टेपी ग्रासलैंड और पेस्टोरल्स।
ठीक है, और इन दोनों के ही जीन आपकी राखीगढ़ी के स्केलेटन में नहीं मिले हैं। ठीक है, दिस हैवली चैलेंज द ट्रेडिशनल आर्यन इन्वेजन मॉडल्स, showing that the population had an indigenous South Asian evolutionary trajectory। तो इसमें ये बोला गया है कि हम यहाँ पे जो लोग रहे थे वो एक्चुअली में साउथ एशिया की ट्रेजेक्टरी से अलग से आए थे। ये ब्रांच आर्यन की ब्रांच है, एक सेपरेट ब्रांच है साउथ एशिया की। ओके, दूसरा क्या है, एंसेस्टर लीनियज क्या बोलता है, द डाटा इंडिकेट्स दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन people possessed a genetic mix related to ancient Iranian hunter-gatherer and South Asian hunter-gatherer. This distinct genetic profile serves as the primary ancestor baseline for modern South Asian। तो ancestor lineage इसमें क्या कहा गया है कि जैसे ये आपका इंडिया है, ये आपका ईरान है, ठीक है, तो ईरान के जो हंटर गैदरर थे, ठीक है, और प्लस साउथ एशिया के जो हंटर गैदरर थे, इन दोनों की जीन का जो मिक्स है वो आपका इंडस वैली में आया है। ओके, नेक्स्ट आइए, अब पता करते हैं कि राखीगढ़ी है कहाँ पे। ठीक है, तो पहले देखो, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज कंडक्टिंग एडवांस पेलियो रिसर्च ऑन द राखीगढ़ी स्केलेटन। पेलियो रिसर्च का मतलब होता है बहुत पुराने टाइम की। ठीक है, नॉर्मल रिसर्च जो होती है वो वेदर, जैसे आप वेदर की रिसर्च कर रहे हो, अगर मैं कहूँ आपकी पूरे अर्थ की, आपके पिलियोसिन की भी, आपकी नियोसिन की भी, ओलिगोसिन की भी, या फिर आपके सीनोजोइक टाइम या मेसोजोइक टाइम के टाइम से पूरी आप रिसर्च करते आ रहे हो, तो वो से हम कहेंगे पेलियो क्लाइमेटिक रिसर्च। ऐसे ही ये है पेलियो रिसर्च ऑन द राखीगढ़ी स्केलेटन। ये पूरे लास्ट तक जीन की अंत तक इसके देखेंगे कि ये जीन एक्चुअली में जीन की इवोल्यूशन हिस्ट्री क्या है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द रिसर्च विल बी कंडक्टेड इन कोलेबोरेशन विद, कौन कौन से इंस्टीट्यूट इनके साथ होंगे, आपका भीलवर साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, और क्या होगा, बीएचयू के भी कुछ स्कॉलर्स इसमें साथ होंगे जो स्पेशलाइज्ड होंगे किसमें, एनिशियंट डीएनए रिसर्च में। ओके, तो आपके कौन कौन से हो गया, आपका एएनएसआई हो गया, आपका बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस, आपका कॉलेज ऑफ लंदन होगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, और प्लस आपका बीएचयू। अब देखो, ये है आपका राखीगढ़ी, ये आपका राखीगढ़ी रहा, ये है आपका बहादुरगढ़, ये आपका गुड़गांव है। ठीक है, ये आपका गुड़गांव है। ठीक है, यहाँ कहीं दिल्ली होगा। ये आपका आ गया बागपत, सोनीपत, गोहाना, जींद, और ये, तो ये कभी नॉर्थ वेस्ट में है, दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट में है, अराउंड होगा ये, अगर आप मान लो 150-160 किलोमीटर राखीगढ़ी। ओके, देखो ये पानीपत है, और ये आपका, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एलिस, थोड़ा अब राखीगढ़ी की बात आ गई है तो थोड़ा सा देख लें कि राखीगढ़ी था कहाँ पे। तो देखो, ये है आपका थार डेजर्ट, ठीक है, ये ये है आपकी अरावली हिल्स। ठीक है, ये आपकी अरावली हिल्स है। ओके, अब देखो, इधर से आइए आप, ये आपकी रिवर आ गई सतलज रिवर। ठीक है, ये उसके ऊपर से आ गई ब्यास रिवर। ठीक है, सतलज और ब्यास के बीच में आपका भाखड़ा नगर डैम यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो, ये जो रिवर दिखा रही है, हाकरा रिवर, जो अर्लियर रिवर थी, हाकरा और घाघरा रिवर का मिक्स, ये आपकी है यहाँ पे यमुना रिवर, ये आपकी गंगा रिवर। ओके, उसके बाद आप देखो, जो वाटर के वाटर लेवल है, वो उसकी लिमिट कहाँ है, ये है। ठीक है, और ये अपर लेवल। ठीक है, तो इसी एरिया में ज़्यादातर इंडस वैली की सारी आपकी साइड, जो साइड्स थी वो इसी एरिया में पाई गई है। और धीरे धीरे जब ये इस जगह पे जो आपका मानसून है जब वीक होने लगा, तो ये सारा इनहेबिटेंट शिफ्ट कहाँ हो गया, आपके इस वाले एरिया, कौन से वाले एरिया में, ये वाला एरिया, इंडस वैली में, ये वाला एरिया। ठीक है, और पहले कहाँ पे था, पहले ये एरिया था।
ओके, थोड़ा ही ऊपर भी था, हल्का से यहाँ पे मांडू वांडू थे। ठीक है, ये एरिया था। जब यहाँ पे बारिश होना कम हुई तो ये लोग शिफ्ट किस साइड कर गए, ये लोग शिफ्ट कर गए पूरा का पूरा इस साइड। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या बन गया आपका, आपके डेवलप हो गए क्या, महाजनपद। पहले जनपद हो गए, उसके बाद में महाजनपद डेवलप। कौन से टाइम में, वैदिक टाइम में। ओके, तो ये इसमें है आपका थोड़ा सा। नेक्स्ट आप देखो, इसमें कोई मेजर साइट्स देख लो कहाँ कहाँ है। देखो ये है आपकी राखीगढ़ी, ये आपका कालीबंगन हो गया। ठीक है, इसके बाद ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया में आपकी 85 साइट्स मिली है आईबीसी की। ओके, और ये पूरा का पूरा एरिया जो है, अगर आप बात करो, ये, ये पूरा का पूरा एरिया अगर आप देख लो, ठीक है, ये पूरा एरिया। ये क्या था, ये था नंबर वन, यहाँ की जो लैंड था वो क्या था, फर्टाइल। फर्टाइल क्यों था, ये था डिप्रेशन जो था पहले, जो आपकी चिनाब रिवर थी, वो क्या थी, वो यहाँ से होके बहती थी, और यमुना जी, एक्चुअली ये सीन था। चिनाब और यमुना मिलके आपका ये वाला सिस्टम बनाती थी, घाघरा और हाकर सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते थे सरस्वती रिवर। ओके, अब क्या हुआ, कुछ एक 18,000 साल पहले, अगर आप देखो आज से 18,000 साल पहले, जो यमुना जी हैं वो शिफ्ट हो गई कहाँ पर, गंगा जी की साइड। मतलब ये वाली जो थी वो ऐसे शिफ्ट हो गई, ऐसे चली गई, तो ये वाली ब्रांच कट गई। और 8,000 साल पहले, 8,000 ईयर पहले, आपकी जो चिनाब रिवर थी वो भी ऐसे शिफ्ट हो गई, ये चली गई गंगा जी की साइड, और ये चली गई इंडस रिवर, इंडस सिस्टम की साइड। ओके, ब्यास से मिली और ब्यास मिलके झेलम में मिली। ठीक है, तो इन दोनों का ही जो सोर्स था वो कट गया, और ये जो नदी थी वो हो गई खत्म। ओके, लेकिन जब ये शिफ्ट हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो था वो डिप्रेशन बन गया इस पूरे एरिया में, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ना, ये पूरा एरिया, ये जो एरिया था, ये पूरा एरिया डिप्रेशन बन गया। डिप्रेशन का मतलब वहां से नदी हट गई और वहां पे पूरा फर्टाइल लैंड बचा, और वो जो फर्टाइल लैंड था वो प्लस गहराई में भी था, तो वहां पे पानी भी खूब था, और वहां पे आपका फर्टिलिटी भी बहुत अच्छी थी। जैसे इस समय गंगा यमुना का बेसिन है, फर्टिलिटी है उसके कंपेरिजन में इतना नहीं, लेकिन था। ठीक है, और इसलिए वहां पे क्या था, आपका डेवलपमेंट हुआ लैंड का। ठीक है, प्लस आपका लैंड फर्टाइल था, प्लस वहां पे वाटर भी था। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि वहां पे जो वाटर था मानसून का, वो भी सफिशिएंट था। तो इस कारण जितनी भी साइट्स थी, चाहे वो कालीबंगन हो, चाहे वो राखीगढ़ी हो, वो सारी की सारी इसी एरिया में डेवलप हुई। कौन सा एरिया है ये अरावली के अलोंग, अरावली के थोड़ा ईस्ट वाला एरिया। ठीक है, जहाँ पे इस समय हरियाणा है, जहाँ पे इस समय कोटा, राजस्थान, और ये पूरा वाला सेक्शन जो है, जयपुर, ये पूरा वाला सेक्शन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, भद्राचलम टेम्पल रीडेवलपमेंट पर। अब भद्राचलम टेम्पल के बारे में जान लेते हैं। भद्राचलम टेम्पल है कहाँ पर। तो पहले करंट अफेयर की न्यूज़ इसमें क्या थी, इसमें न्यूज़ ये थी कि 351 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए। ठीक है, फेज वन में क्या होगा, पूरे का पूरा जो इसका मंदिर का प्रांगण है, जैसे सोमनाथ का हुआ, जैसे आपका उज्जैन का हुआ, जैसे आपका बनारस का हुआ, वैसे ही इसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स का रिजुविनेशन किया जाएगा। वहाँ के जो घाट्स हैं, जैसे गोदावरी घाट हुआ, इन सब का रिजुविनेशन किया जाएगा। और ये सब टारगेट क्या है, गोदावरी पुष्करल्लू जो यहाँ पे मेला लगता है उससे पहले। ठीक है, और ये जो गोदावरी पुष्करल्लू मेला लगता है वो 12 साल में एक बार लगता है। ठीक है, तो टाइमलाइन क्या है, 2027 से पहले। ओके, अब जानते हैं भद्राचलम टेम्पल के बारे में। तो ये होगी आपकी गोदावरी। ठीक है, ये बिल्कुल बॉर्डर पे है। अगर आप मैप पे देखोगे तो बॉर्डर के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश दिखेगा, लेकिन ये एक्चुअली पूरा जो एरिया है ये तेलंगाना के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने ही इसका रिडेवलपमेंट के लिए 351 करोड़ रुपए दिए हैं। अब देखो, भद्राचलम टेम्पल को क्या बोलते हैं, दक्षिण अयोध्या भी बोलते हैं। इनका नाम क्या है, श्री सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल।
हिंदू टेम्पल है, वैष्णव ट्रेडिशन है। उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट तेलंगाना में है। ठीक है, टेम्पल को जो बनाया था वो इन्होंने बनाया था, ऐसा कहा जाता है, रिपेयर भी कराया था। इनका नाम क्या है, भद्राचलम रामदासु। ओरिजिनल नाम क्या है, कांचरेला गोपन्ना। कांच कांचरेला गोपन्ना। ओके, 17वीं सेंचुरी में। ओके, ये आपके समकालीन थे शिवाजी के लास्ट टाइम में, मतलब ये सोच लो ये होते थे 1670 से 1690 के आसपास के टाइम मान लो। ये एक्चुअली में रेवेन्यू ऑफिसर थे, ये रेवेन्यू ऑफिसर थे आपके किस में, कुतुब शाही में, कुतुब शाही में। और इनफैक्ट कुतुब शाही ने इन पे एक आप कह दो फंड इम्बेजलमेंट का आरोप लगाया था। की जो रुपए आपको दिए गए थे इस मंदिर को बनाने के लिए, वो इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए रख लिए। और इसके लिए इनको क्या हुआ था, 14 साल की जेल हुई थी, सॉलिटरी कंफाइनमेंट हुआ था इनको। अब देखो, इससे आप लिंक कर पा रहे हो इसको, ये लिंक मुझे इस समय अयोध्या में जो हो रहा है ना, उससे ही लिंक है। ये दक्षिण अयोध्या वो है आपकी करंट की अयोध्या, उसमें भी अब बनाने वाले जो श्री चंपत राय और पूरी कमेटी है, उनके ऊपर भी इल्जाम लगा, इन्होंने फंड सैंपलिंग की है, इनके ऊपर भी इल्जाम लगा था। और इनके साथ क्या था कि ये जो अब देख, क्योंकि बहुत बड़े संत थे, इन्होंने मंदिर के लिए रुपए निकाले थे, ठीक है, उन्होंने मंदिर से रुपए निकाले हैं, तो दोनों में बस इतना ही फर्क है। अब आप ये भी कह सकते हो कि अब कोई चला गया पुरानी बात है तो उसके बारे में लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, अभी जो प्रेजेंट में है उसके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। ओके, एनीवे, भगवान राम भी बीच में हमेशा फंसते हैं, इतना तो तय है। वो भी भगवान राम का मंदिर था, ये भी भगवान राम का मंदिर है। ठीक है, आर्किटेक्चर लेआउट क्या है, द्रविडियन स्टाइल है, सिंपल। ठीक है, भगवान राम जो है चतुर्भुज मुद्रा में है, और इसमें जो सीता जी है वो भगवान राम जी की भगवान राम जी की गोदी में बैठी हुई हैं, और बगल में जो लक्ष्मण जी हैं वो खड़े हुए हैं। ओके, और इसमें क्या है, अलग से जो गोपुरम है उसमें रामदासु जी का भी एक अलग से गोपुरम बनाया गया है। और जो टेम्पल का जो मेन विमान है उसमें क्या है, सुदर्शन चक्र बना हुआ है। ओके, अगर आप इसमें देख पाओ ना, ये वाला हिस्सा जो आप, ये सुदर्शन चक्र बना हुआ है इसमें। नेक्स्ट इसकी ज्योग्राफी क्या है, तो ये हो गया आपकी वो गोदावरी रिवर, और गोदावरी में आपका ये हो गया भद्राचलम। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है, ब्रह्मगिरी से। ठीक है, ये आपका, ये यहाँ पे हो गया आपका सी सीता रामचंद्र स्वामी या भद्राचलम टेम्पल। ओके, चलिए फिर आ जाते हैं यहाँ पर ये आपके इम्पोर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर। सो फर्स्ट आपके तीन इम्पोर्टेंट हैं, आपकी हमेशा याद रखना, जो आपकी हमेशा रहती हैं, वो आपकी है आपकी पेन गंगा प्लस वर्धा प्लस वैन गंगा। ये तीनों मिलती हैं लेफ्ट हैंड साइड में, आपस में मिलती हैं तीनों, और ये तीनों मिल जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं, प्रणहिता, प्रणहिता। ठीक है, उसके बाद आपकी ये जो रिवर मिलती है, इसके बाद इसमें मिलती है आपकी साबरी रिवर एक मिलती है, और उसके बाद फिर मिलती है सिलेरू रिवर। ओके, ये सारी रिवर हुई आपकी अ, अ, आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। उसके बाद आती है आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसमें राइट बैंक बीच में, अच्छा, इंद्रावती रिवर और है, वो भी आपकी आती है। ओके, देन आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आपकी परवरा आ जाती है। उसके बाद आपकी यहाँ पे मंजीरा भी रिवर आ जाती है इसकी, और ज़्यादा इसमें और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई जो आपकी गोदावरी रिवर बेसिन में होगी। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कश्मीरी पंडित विजिट्स खीर भवानी टेम्पल। नाउ खीर, वेयर इज खीर भवानी टेम्पल इज, दैट इज अवर दैट इज व्हाट वी नीड टू नो, एंड व्हाई खीर भवानी टेम्पल इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो फर्स्ट वी मस्ट नो द लोकेशन। सो अगर आप ये मान लो, ये आपका कश्मीर है, यहाँ आपका श्रीनगर है। ओके, तो इसके ऊपर यहाँ पे आपका है खीर भवानी, ये हो गया आपका खीर भवानी टेम्पल। ओके, ये जो खीर भवानी देवी है, इनका एक्चुअल में ये वहाँ के कश्मीरी पंडितों की मूल देवी बोली जाती है, उनका नाम है रज्ञना देवी। ओके, इसके बाद क्या है, ये जो टेम्पल है फेमस क्यों है, कि इस टेम्पल के आसपास एक हेप्टागोनल शेप में क्या है, एक आपका स्प्रिंग है, और ये जो स्प्रिंग है इट इज फेमस फॉर चेंजिंग इट्स कलर। ओके, और इसके जो कलर्स हैं वो आपके रेड, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू ब्लू व्हाइट होते हैं,
और इन कलर को ये ऑस्पिशियस माना जाता है। ठीक है, अब जाते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। तो देखो ये आपका श्री खीर भवानी टेम्पल हो गया। ओके, ये आपका श्रीनगर से नॉर्थ साइड में है। ओके, देन आप देख लो यहाँ पे आसपास इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपका सोनमर्ग हो गया, ये बालतार हो गया। ठीक है, और ये आपका द्रास होगा। तो यहीं पे आपकी आपकी अ, जो टनल अभी टनल का इनॉग्रेशन हुआ था, वो टनल यहीं से आती है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये टनल है। ओके, ये पहलगाम हो गया आपका। ठीक है, यहाँ कहीं इस जगह पे आपका अमरनाथ है। ये हो गया आपका अमरनाथ। ओके, ये आपका श्रीनगर हो गया। तो अमरनाथ जाने के दो रास्ता है, एक तो आपका पहलगाम से होते हुए चले जाओ, या फिर आप एक ऊपर ऐसे होते हुए बालतल से फिर होके जाओ। ठीक है, ये आपका दाचिगम नेशनल पार्क है बीच में। ये कौन सा नेशनल पार्क है? दाचिगम, दाचिगम नेशनल पार्क। ओके, ये आपका हरमुख पर्वत है, जो कश्मीर से जस्ट सामने से दिखता है। ये आपकी बुलर लेक हो गई। ओके, इस साइड आपका बारामूला पूरा पड़ जाएगा। ओके, तो ये आपकी मेन इसमें ज्योग्राफी हो गई इसकी। ओके, ये आपका द्रास हो गया, यहीं पे पास में कारगिल। नेक्स्ट आ जाइए, एनएसडीसी ब्रेकडाउन ऑन कैग रिपोर्ट। तो एनएसडीसी ने क्या किया? एनएसडीसी है क्या? एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। ओके, तो कैग रिपोर्ट ने क्या बोला? कैग रिपोर्ट ने बोला कि भाई बहुत ज़्यादा लेवल पर आपके सिस्टमेटिक फेलियर हुए हैं स्किल ट्रेनिंग स्कीम्स में। उसकी रिपोर्ट के आधार पे, कैग की रिपोर्ट के आधार पे इन्होंने क्रैकडाउन किया, अपने ऑफिशियल्स को सोकोस नोटिस दिया और उसको उन्होंने पकड़ा दिया। ओके, कैग की फाइंडिंग्स क्या थी? कैग को बहुत सारे फिक्सिशियस ट्रेनिंग सेंटर्स मिले थे और फैब्रिकेटेड बैंक अकाउंट नंबर मिले थे लिंक टू द घोस्ट बेनिफिशियरी। ओके, देन उसको मिला था बहुत सारे इंस्टेंसेस में क्या हुआ था, जो बेनिफिशियरी के जो आइडेंटिफिकेशन है वो मैच नहीं कराई गई थी, और एक ही तरह के फोटोग्राफ को अलग अलग प्रोफाइल पे अपलोड करके उनको स्किल ट्रेनिंग स्किल दे दी गई थी, और उसके अगेंस्ट में फंड इशू करा लिया गया था। इसके बाद जो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस है उसको किसी ने भी फॉलो नहीं किया था, सब सारे लोगों ने इग्नोर किया था। कोई भी किसी ने भी एक्रीडेशन डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरीफाई नहीं किया था। इवन जो आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं उनको भी एक्चुअल मार्केट डिमांड के हिसाब से अपडेट नहीं किया गया था, जो कि उसमें बोला गया था कि आपको करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जिनको पैसा मिलना चाहिए उनको पैसा नहीं मिला था। जो इनफैक्ट ट्रेनिंग पार्टनर्स थे, उन ट्रेनिंग पार्टनर्स को लगभग 34 लाख कैंडिडेट को इन्होंने ट्रेनिंग दी, उसके पैसे अभी तक मिले ही नहीं है। और जबकि इन लोगों ने क्या किया, जो फेक रजिस्ट्रेशन करा के, फेक डॉक्यूमेंट दिखा के, एक डॉक्यूमेंट पे 3 3 4 4 फोटो लगा के इन्होंने पैसे आपको क्या कर दिया, फंड का इम्बेजलमेंट कर दिया। तो ये कैग की फाइंडिंग थी। तो इसके अगेंस्ट में एनएसडीसी ने क्या किया, उस टाइम के जितने भी टॉप से लेकर डाउन तक जो इम्पोर्टेंट या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल ऑफिसर थे उनको या फिर तो फोकस नोटिस दिया है या फिर उनको अगर हटा दिया है जॉब से। नेक्स्ट आपका है इम्पोर्टेंट, एनएफईडी ने आपको क्या किया है, 1% प्रॉफिट जो है फार्मर्स के चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए दिया है। अब देखो एनएफईडी का केस क्या है। ओके, एनएफईडी है क्या, पहले आप ये जानो। ये है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये देखो ये लिखा है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, इसका जो इस समय रेवेन्यू है 30 से 35 हजार करोड़ रुपए हो गया है साल का। टारगेट दिया है अमित शाह जी ने कि 50 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू करना है। ठीक है, अब 50 हजार करोड़ का रेवेन्यू करना है अगले 2 साल में। तो इसके हिसाब से इनका जो क्या है प्रॉफिट जो आ रहा है करीब, तो इस समय 350 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा है। अब 350 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उसमें 1 करोड़ अगर आप ले लोगे तो 3 से लेके 4 करोड़ रुपए तो फिर भी हो गए। और 3 से 4 करोड़ रुपए लोगों में कितने सारे फार्मर्स के बच्चे पढ़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो 1% है, ये आप किसको दो, फार्मर्स के बच्चों को दो, उनके हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दो, उनके करियर डेवलपमेंट के लिए यूज करो। ओके, अगर एक बच्चे को 3 लाख भी दिया ना, तो कम से कम वो 100 बच्चों को आराम से कवर कर लो। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, ये तो हुआ आपका एक न्यूज 1% जो शेयर दिया था। दूसरा क्या है, जो एनएफएड है उसने एक अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म भी निकाले हैं। ये कौन कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म निकाले हैं? एक उन्होंने निकाला है दृष्टि। दृष्टि जो है रियल टाइम डेटा एनालिसिस एंड डिजिटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, जो ये बताएगा कि गवर्नमेंट के जो फूड स्टॉक है
वो कितना बचा है, कितना बचा हुआ है, या फिर वो ये भी बताएगा कि इस जगह पर आपके इतने किलोग्राम इतने टन आपका मटेरियल गया और इतना डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इससे क्या होगा, आपकी जो स्टोरेज की लीकेज है वो भी क्लॉग हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। दूसरा इन्होंने एक और अपना वेबसाइट निकाली है, वो है nefex.in। इट इज ए प्रोप्राइटरी इन हाउस एग्रीकल्चर ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म built to cut out private bidding third parties and handle the transparent sale of over 20 lakh ton of procured pulse and ऑल सीड। तो ये एक्चुअली में ई ऑक्शन है, इसमें एक तरह से इन्होंने प्रोसेस को ईज करने के लिए इन्होंने किया है। और इसमें क्या है कि आपको जो थर्ड पार्टी है, हम उनको क्यों बीच में रखें, हम डायरेक्ट ही ई ऑक्शन कराएंगे और ट्रांसपेरेंट कराएंगे। मतलब बीच में मिडिल मैन को हटाना है, डायरेक्ट हम बात करेंगे जो हमसे खरीद रहा है उससे, हम थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं जाएंगे। तो दो ये हो गए, मतलब तीन न्यूज आई थी। एक आगे इनएफेड कल्याण स्कीम जो 1% आपको देगा। दूसरा आपका डस्टी आ गया, वो आपका इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट करेगा, लीकेजेस को जोड़ेगा। और तीसरा आ गया नेफेक्स.इन, ये आपका आपका ई ऑक्शन पोर्टल हो गया, मिडिल मैन को हटाएगा। ओके, तो नेफेक्स से रिलेटेड अगर आए तो ये 3 पॉइंट को आपको अपने आंसर में जरूर लिखना है। नेक्स्ट आइए आप, पीएम अराइव सिसली। पीएम जो है सिसली में आए। अब सिसली कहाँ पर है, क्यों आए, वहाँ पे 15th वहाँ का 50वां नेशनल डे सेलिब्रेशन था और एज ए चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया था। ठीक है, उसके इंडिया ने गिफ्ट दिया इसको, सिसली को, सिसली कोस्ट गार्ड को फास्ट पेट्रोल वेसल दिया, उसका नाम था लेस पवार। लेस पवार, आपको जैसे भी बोलना बोल लो, इसका ये है। और नाम याद रखना इतना जरूरी नहीं है। ओके, दूसरा क्या है, इन्वायरमेंट इनिशिएटिव क्या हुआ, तो ये वहाँ पर जो मोदी जी ने वहाँ पे एक पेड़ लगाया, कोको दी मेयर करके सैपलिंग लगाई। कहाँ पर, विक्टोरिया, वहाँ की कैपिटल है सिसली की, वहाँ के बोटेनिकल गार्डन में। कौन सी स्कीम के अंदर, एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव। ओके, ये आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखो, इंडिया ने क्या क्या दिया। इंडिया ने एक तो फास्ट पेट्रोल वेसल दिया, जो मैंने आपको भी बताया। इंडिया ने 10 यूटिलिटी व्हीकल्स हैंड ओवर किए और लेजर रेडियल क्लास बोट्स सिसली डिफेंस फोर्स को दी। ठीक है, 6 एम्बुलेंसेस दी गवर्नमेंट को, 500 मिलियन टन मेट्रिक टन आपको राइस दिया और 8,500 मेट्रिक टन सीमेंट दिया। ओके, उसके बदले में सिसली ने क्या किया, सिसली ने किया CDRI को ज्वाइन किया। ओके, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, ये क्या है, इंडिया का इनिशिएटिव है, ये इंडिया का इनिशिएटिव है। और ये जो इंडिया का इनिशिएटिव है, ये किस लिए बना है कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी डिजास्टर हो रहा है, अगर हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजास्टर रेजिलियंट बनाए, क्लाइमेट रेजिलियंट तो बना ही रहे हैं, डिजास्टर रेजिलियंट भी बनाए, तो हर साल हम काफ़ी ज़्यादा GDP का 1 या 2% बचा सकते हैं। और इनफैक्ट अगर हम $1 खर्च कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें $7 या $8 रिटर्न मिल सकता है। तो ये इसको सिसली ने भी ज्वाइन कर। नेक्स्ट देखिए, CDRI के बारे में जानते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ओके, और जो आपका CDRI का सेक्रेटेरिएट है, उसको एज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। CDRI का मिशन क्या है कि 2050 तक लगभग $10 ट्रिलियन जो है of new and existing infrastructure investment and services to be resilient to the natural hazards and climate change। मतलब इसका पर्पज ये है कि 2050 तक हम लगभग $10 ट्रिलियन के बराबर नया इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके उस जो आपके डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्ट करें, जिससे कि वो हम लोग ज़्यादा प्रूफ हो सकें, किसके, नेचुरल हैजार्ड से हम लोग ज़्यादा अच्छे से बच सकें। ओके, अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हम $1 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, $7 से $12 इन्वेस्ट। ठीक है, रिड्यूस लॉस एंड डैमेज होता है अगर आपका स्ट्रक्चर, आपके अगर ओब्वियसली बात है, अगर आप भूकंप आपके पास, अगर आपका जो बिल्डिंग है, ओके, अगर बिल्डिंग आपकी अर्थक्वेक प्रूफ बनी हुई है, अगर उसका जो बेस है वो भूकंप रोधी बिल्डिंग से कहते हैं, तो वैसे भूकंप आएगा तो नुकसान कम होगा। ओके, अगर आपके रिवर चैनल को प्रॉपर तरीके से सुरक्षित किया गया है तो रिवर क्या होगी, अपने बैंक को इरोड कम करेगी। जब उसमें फ्लड आएगी तो फ्लड का इम्पैक्ट कम होगा, जो आपकी सॉइल का इरोजन कम होगा, सॉइल का इरोजन कम होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से अगर आप $1 बढ़ा रहे हैं, अगर आप मान लो 1,000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं इसमें आप रिवर बैंक को मेंटेन करने के लिए, तो उससे आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आपको कितने का, 7 से 12 हज़ार करोड़ रुपए का फायदा होगा। ठीक है, ये आपका हो गया CDRI। ओके, अब देखो ये केस स्टडी है, ये आप लोग सेल्फ से पढ़ना पॉज करके, ये आपकी इम्पोर्टेंट है GS 3 के लिए, मैं आप मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ये।
इसमें क्या है कि भूटान गए थे न्यूजीलैंड के, भूटान के जो साइंटिस्ट और इंजीनियर थे वो गए थे आपके न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में भी बहुत पहले एक भूकंप आया था 2011 के आसपास। उससे न्यूजीलैंड ने क्या सीखा, और अब भूटान वाले वहां जाके वहां क्या सीख रहे हैं और उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने स्कूल की बिल्डिंग्स में। और ये पूरी स्टडी किससे फंडेड है? ये आपकी फंडिंग है IRAF से, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड। ओके, तो ये है आपका, और ये मेन है CDRI का ही ये वो है। तो इसमें कितने रुपए दिए गए हैं? $640,000 फंडिंग दी गई है। ओके, फ्रॉम CDRI अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस प्रोग्राम। ये जो नाम है ना, ये आपको याद रखना है, और यही आप अगर आंसर में लिखते हो तो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? URIP मीन्स अर्बन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस प्रोग्राम मीन्स UIRP, सॉरी। तो इसके अंडर में क्या आया आपका? IRAF। IRAF का मतलब क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड। ओके, तो आप ये पढ़ लेना। मेन चीज इसमें आपको याद क्या रखनी है? भूटान प्लस न्यूजीलैंड प्लस आपका CDRI से आपकी फंडिंग आई है, और ये दो उस फंडिंग से इन लोगों ने आपस में ट्रेनिंग स्किल या KT जिसे कहते हैं नॉलेज ट्रांसफर किया गया है। नेक्स्ट है सिसिली की ज्योग्राफी। तो सिसिली देखो यहाँ पर है, ठीक है। ये पूरे बहुत सारे इसके आइलैंड है, ठीक है। ये आपका मेडागास्कर हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया। ओके, तो ये आपके विक्टोरिया हो गई, ये आपके अलग अलग इसके वो हो गए, आइलैंड हो गए। और जो मेनली जो आइलैंड है वो एक्चुअली एटोल्स हैं जो ऊपर निकल आए हैं। कोरल यहाँ पे काफी है। नेक्स्ट देखिए टोपोग्राफी क्या है। इनर आइलैंड फीचर नैरो कोस्टल स्ट्रिप एंड सेंट्रल हिल्स, while आउटर आइलैंड आर एलिवेटेड कोरल रीफ्स। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ओके, तो आप समझ ही रहे हो, देखो यहाँ से निकल रही है पूरी आपकी 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा? इस पूरे एरिया में क्या होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही होंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही होंगे। ओके, इसके बाद जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? जो डायूरेनल जो रेंज होती है वो बहुत कम होगी, और टेम्परेचर क्या होगा? 24 से 30 डिग्री के बीच होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर वो मिलता है आपका टोर्टाइस जिसे बोलेंगे, उसका नाम क्या है? एल्डा बरा टोर्टाइस। ओके, आबरा का डाबरा को समझ लेना आप, अल्ट्रा बरा है। ओके, टोर्टाइस यहाँ मिलता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, अल्ट्रा बरा टोर्टाइस। ओके, नेक्स्ट आप देखो, गवर्नमेंट प्रिपेयर्स टू नोटिफाई वेस्टर्न घाट एज ए इको सेंसिटिव एरिया इन एटलीस्ट 3 स्टेट्स। तो आफ्टर अराउंड आप ऐसे मान लो 10-12 साल के बाद, 13 साल के बाद एग्जैक्टली देखो लिखा है, प्रोटेक्शन फॉर वेस्टर्न घाट एरिया इन 3 स्टेट्स ऑलमोस्ट रेडी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमने जो करीब 56,000 स्क्वायर किलोमीटर है 6 स्टेट्स में, हम इसको इको सेंसिटिव जोन डिमार्केट करना चाहते हैं। तो उसमें जो 3 स्टेट्स थे वो इसमें एग्री कर गए। कौन कौन से थे आपके? गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। किन लोगों ने अपोज नहीं किन लोगों ने अपोजिशन की है? वो है आपके नीचे वाले केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। ओके, कौन किसकी रिकमेंडेशन पे किया जा रहा है? किया जा रहा है कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। इससे पहले जो था, आपको याद रखना चाहिए कि जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है? आपका ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ओके, और इसमें बहुत ज़्यादा लेवल का हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म होता है। एंडेमिज्म मतलब यहाँ पर 65% जो स्पीसीज हैं, जो एम्फीबियंस हैं, वो एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट है। मीन्स जितने भी एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का मतलब होता है ऐसे स्पीसीज जो पानी में भी रहे और लैंड पे भी। जैसे पर्पल फ्रॉग, यहाँ पे एक फ्रॉग पाया जाता है जो बैगनी रंग का होता है, पर्पल रंग का, वो केवल यहाँ वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। यहाँ के 62% ऑफ द रेप्टाइल्स हैं वो सारे एंडेमिक हैं। ट्री स्पीसीज जो अगर आप बात कर रहे हो, 50% से ज़्यादा 54% वो क्या है, कहीं और नहीं पाए जाते। इवन जो फ्रेश वाटर फिश हैं, इतना नॉर्मल चीजें हैं, वो भी 41% ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेस आर स्ट्रिक्टली एंडेमिक टू दीज माउंटेन स्ट्रीम्स। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द global biodiversity hotspot, and that's why it is important for it is important for government and for us as well to save the area.
and that's why we have to protect and nominate and designate this 56,000 of square kilometer as a eco-sensitive area, eco-sensitive zone. ओके, अब इसमें क्या है कि वेस्टर्न घाट से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं हमेशा। एक आई है गाडगिल रिपोर्ट और एक आई है कस्तूरी रंजन रिपोर्ट। ओके, ये दोनों रिपोर्ट है, ये आई थी 2011 में, तो ये आई थी 2013। ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई इसे तो वो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप थोड़ा तो हमें थोड़ा सा स्कोप दो। तो उसके बाद ये जो रिपोर्ट है ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल आई। अब देखो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो गाडगिल कमेटी रिपोर्ट है वो क्या थी, इन्वायरमेंट सेंट्रिक थी। ये वाली जो रिपोर्ट थी वो डेवलपमेंट फ्रेंडली थी। ओके, इसने क्या किया कि इसने जो गाडगिल रिपोर्ट थी उन्होंने बोला कि 100% जो वेस्टर्न घाट है उसको आप ECA बोल दो। इसने जो बोला ये आपका कस्तूरी रंगन ने ये बोला कि जो एक्चुअली में वेस्टर्न घाट का जो एरिया है जिसमें नेचुरल फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो 50% से भी कम है, और उस 50% के एरिया का 90% के करीब इन्होंने अराउंड 37% ऑफ टोटल एरिया इन्होंने कहा कि उसको हम ECA डिक्लेयर करो। ओके, सो अराउंड 60% एरिया इन्होंने नॉर्मल रहने के लिए और डेवलपमेंट वर्क के लिए ओपन कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो गाडगिल रिपोर्ट है इन्होंने इको सेंसिटिव जोन को 3 तरह के प्रोटेक्शन दिए थे, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मल्टी टीयर जोनिंग बिल्कुल खत्म की, मतलब टीयर कोई नहीं होगा, 37% होगा वो एक ही तरीके का होगा। मीन्स आइदर लैंड विल बी इकोलॉजिकली सेंसिटिव और इट इज नॉट इकोलॉजिकल सेंसिटिव, कोई इसमें जोनेशन नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, इस जो आपकी वेस्टर्न घाट की थी उसमें उन्होंने पावर दी थी ग्राम सभा को, और ग्राम सभा विल डिसाइड कि यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो एक तरीके से वेस्ट गाडगिल रिपोर्ट थी वो बॉटम टू अप अप्रोच वाली थी, लेकिन जो कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट थी उन्होंने क्या कहा कि टॉप डाउन अप्रोच थी। मीन्स जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर आपका कौन सा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है और ये वेस्टर्न घाट के लिए अच्छा है या नहीं है। ओके, स्टांस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। अब देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो आपका गाडगिल कमेटी है, गाडगिल कमेटी ने बोला था 100% ऑफ वेस्टर्न घाट इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया एंड देयर विल बी अ कंप्लीट बैन ऑन द माइनिंग, क्वायरिंग क्वायरिंग लार्ज डैम्स एंड द रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज। और उन्होंने कहा था कि जो सॉरी 100% नहीं, जो दो जोनेशन, जो 3 जोनेशन किए थे उसमें जो टॉप के जो 2 जोनेशन थे इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1 एंड 2, उसमें इन्होंने सारी चारों एक्टिविटीज बैन कर दी थी। जो आपकी कस्तूरी रंगन है उन्होंने क्या बोला कि जो 37% वाली जो लाइन है उसके नीचे हम कुछ नहीं करेंगे। तो मोरल लेस आप एक ही बात है, आप चाहो तो 100% पे 2 जोन में आप मना कर दो, या फिर आप 37% में पूरे में मना करो। ओके, तो एक तरीके से जो ESA है एज पर कस्तूरी रंगन कमेटी, आपका माइनिंग, क्वायरिंग, आपका आपकी सैंड माइनिंग, कोई भी थर्मल पावर प्लांट, आपके जितनी भी हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं वो सब कोई भी आपके वेस्टर्न घाट के इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में नहीं लगेंगी। दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि ये जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है ये क्या वो डिक्लेयर्ड हो, और अगर ये डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड ही नहीं होंगे तो इंडस्ट्रीज लगती चली जाएंगी। ओके, तभी ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब देखो जो एक पॉइंट और बचा है, गाडगिल कमेटी रिपोर्ट ने क्या बोला था, it recommended a complete ban on the large dams in ecologically sensitive zone 1, existing dams to be decommissioned। और कहा था कि इन एरिया में जो इसमें हायर सिक्योरिटी है उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डैम है उनको बंद कर दो, नहीं तो बिल्कुल आ ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ इन्होंने एक रियायत ये दी थी कि जो भी बैन का जो टाइम है उसके बाद आप उसका मेंटेनेंस नहीं कराओगे, जितना टाइम तक चल रहा है उसके बाद उसे बंद कर दो। आपका जो कस्तूरी रंगन है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ओके वी विल बी अलाउइंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स विद इन द ECA, बट उसके लिए जो आपकी इन्वायरमेंट क्लियरेंस है और आपकी जो फ्लो कंडीशन है वो मेंटेन होनी चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए, और इनमें कोई भी आपको डिविएशन नहीं मिलेगा। ओके, तो उन्होंने डेवलपमेंट को एक तरीके से प्रेफरेंस दी, ये एक्सेप्ट किया कि कंट्री को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, स्टेट्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो बाहर के स्टेट से हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। उन्होंने इस बात को समझा कि हर जगह की जो रिवर है
उनका जो वाटर है उनको यूज करने का जो राइट है फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज, उसके लिए वहां पर डैम बनाना जरूरी है, नहीं तो वो पानी पानी जरूरी नहीं कि उनके पास ही रहे। तो इस चीज को इन्होंने समझा। जो आपकी गार्डगिल कमेटी रिपोर्ट थी, दैट वाज वे टू स्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं। रिकमेंडेशन, अब देखो मैंने बता ही दिया है, रिवाइज कर लेना आप, ठीक है। अब देखो इन्होंने, सॉरी, कस्तूरी रंगन की रिकमेंडेशन देख लेते हैं। इन्होंने ये बोला कि 1600 किलोमीटर का स्ट्रेच है वेस्टर्न घाट का, ठीक है। तो ये अगर वेस्टर्न घाट, ठीक है, तो अगर हम ये बोलें कि अगर ये वेस्टर्न घाट है, ये अगर वेस्टर्न घाट है, ये पूरा स्ट्रेच है 1600 किलोमीटर, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इट आइडेंटिफाइड ए कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ अराउंड 60,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस 6 स्टेट एज द कोर ईएसए। तो इन्होंने कोर ईएसए में क्या कहा कि हमने 16,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक कोर एरिया है जो टूटेगा नहीं इसके बीच में, ये ये कोर ले लिया है और कहा है कि ये जो कोर एरिया है कॉन्टिग्यूअस कोर ईएसए ऑफ अराउंड कितने एरिया, 60,000 स्क्वायर किलोमीटर विद इन द प्रीमिसेस ऑफ वेस्टर्न घाट। ओके, इन्होंने बोला अक्रॉस 6 स्टेट, ये कस्तूरी रंगन की एक डिमार्केशन लाइन थी। उसके बाद उन्होंने बोला विंड और सोलर एनर्जी को इन्होंने ग्रीन इंडस्ट्रीज बोला और कहा कि इसको आप लगा सकते हो विद द परमिशन। ओके, प्रोडक्टिव जोन में ये हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आइए। फाइनलाइज्ड प्लान क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि 56,825 स्क्वायर किलोमीटर की जो एरिया है माउंटेन रेंजेस 6 स्टेट्स में, ड्राइंग हैवली फ्रॉम द बैलेंस्ड बाउंड्री सजेस्टेड बाय द कस्तूरी रंगन रिपोर्ट। तो ये प्रोटेक्ट करेगी कौन, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब देखो, जो अगर किसी एरिया को, इतना सब हम लोग बोल रहे हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, अगर ये अगर टैग मिल जाता है उससे फायदा क्या होता है, ठीक है। नंबर वन, देखो अगर कोई एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव है तो उसमें आपकी माइनिंग नहीं हो पाएगी, क्वायरिंग नहीं हो पाएगी, आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम नहीं बन पाएंगे, बड़े पावर प्रोजेक्ट नहीं लग पाएंगे, आपकी पोल्यूशन क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज नहीं लग पाएंगी। ओके, सबसे पहला तो ये होगा। दूसरा, आपका जो रेड कैटेगरी हाईली, यही ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट उसमें नहीं लग पाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है वो लगाया कैसे जाता है, कैसे अप्लाई होता है। तो आपकी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2023 की, उसमें उन्होंने दिया गया है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया आर ईयर मार्क्ड अराउंड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज। These are notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change under Environment Protection Act 1986. In the case the boundary of ecologically sensitive area is not notified, it is taken as 10 किलोमीटर around the protected area. अब इससे हम लोगों को तीन इंफॉर्मेशन मिलती है। नंबर वन, ये जो डेफिनेशन है वो किसके अंतर्गत आती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये याद रखना है। फॉरेस्ट राइट के अंदर नहीं आती है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत नहीं आती है, पैसा ऐसा किसी के अंदर, किस में आती है, ईपीए 1986 में। दूसरा, इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो भी आपके प्रोटेक्टेड एरिया है, ओके, नेशनल पार्क हुआ, बायोस्फीयर रिजर्व हुए या फिर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अराउंड आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डेवलप करोगे, ठीक है। अगर इस तरह का कोई एरिया डेवलप, अगर पहले से कोई नोटिफाइड नहीं है एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया का,
तो हम क्या करेंगे, कोई भी अगर नेशनल पार्क है या कोई भी प्रोटेक्टेड साइट्स है, उसके आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया, ये 10 किलोमीटर का एरिया, ये क्या हो जाएगा आपका इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। ये बात प्लस थर्ड पॉइंट क्या है कि इसका जो अप्रूवल है वो किससे मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से। ओके, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ये प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं और एज ए प्रोसेस आपको ये पता भी होना चाहिए कि नंबर एक, ये किस कौन से एक्ट के थ्रू बना है, ईएसए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। How it is notified? It is notified as an area around national protected area like national park, biosphere reserve, wildlife sanctuary. And if the EC are not notified yet, it will be take by taking the 10 kilometer range from the outer boundary of these protected areas. Okay, and they will be notified as under the supervision of मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट देखो आप, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है कि क्राइटेरिया क्या होता है ईएसए बनाने का। ओके, तो इसमें देखो क्या है, 2012 में इन्होंने हाई लेवल वर्किंग ग्रुप बनाया था। ओके, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया, 2012 में एक ग्रुप बनाया, ठीक है, हाई लेवल वर्किंग ग्रुप। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला, 37% जो है आपका क्या है ईएसए होना चाहिए। ठीक है, अब ये हाई लेवल वर्किंग ग्रुप क्या था, एक्चुअली में कस्तूरी रंजनबारी कमेटी थी। ठीक है, अब ये जो 30% ईएसए किया है किस बेसिस पे किया, ये इन्होंने किया हाई, ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं, ये जो 5 पॉइंट, इनके बेसिस पे किया। अभी जो पॉइंट कौन से हैं ये हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट हैं ये, नंबर वन पॉइंट है आपका हाई बायोलॉजिकल रिचनेस होनी चाहिए उस एरिया में। नंबर 2, फॉरेस्ट का फ्रेगमेंटेशन नहीं होना चाहिए। नंबर 3, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए। नंबर 3, एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, और या फिर नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, प्लस आपकी बर्ड बर्ड हेरिटेज साइट्स होनी चाहिए। ओके, अब देखो इन्होंने क्या किया कि क्या क्या होना चाहिए, नंबर 1, बायोलॉजिकल जो रिचनेस है वो उस एरिया की ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 2, फ्रेगमेंटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रू स्टैंड होना चाहिए या फिर कह दो प्योर स्टैंड ऑफ फॉरेस्ट होना चाहिए, फ्रेगमेंटेशन नहीं होना चाहिए। नंबर 3 इन्होंने क्या बोला, ये जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया वो कहाँ होंगे, प्रोटेक्टेड एरियाज में बनाए जाएंगे। प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, आपका टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है, टाइगर या एलिफेंट कॉरिडोर्स हो गए। ओके, या फिर आपका फॉरेस्ट एरिया होगा जो नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया हो गया। ठीक है, और नंबर 4 क्राइटेरिया क्या रखा इन्होंने, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अगर हैं तो वहां पे भी आपका इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया होगा। और नंबर 5 जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया थे ईएसए को, ये आपको याद होने चाहिए। ओके, ये 5 क्राइटेरिया थे। उसके बेसिस पे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि टोटल वेस्टर्न घाट का एरिया कितना है, 1,64,000, टोटल एरिया कितना है, 280 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बोला कि इसका जो 41% है वो ही केवल क्या है, नेचुरल लैंडस्केप है, और इस 40% में से 37% को इन्होंने क्या बोल दिया कि ईएसए बना लेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका ईएसए का क्राइटेरिया। नेक्स्ट आइए आप, स्टेट्स का रिस्पॉन्स क्या था जो अभी आया है। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा ने क्या बोला कि भाई ठीक है, गुजरात का अप्रूवल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थोड़े बहुत ये जो आपके माइनर विलेजेस और का जो एक्सक्लूजन बाउंड्रीज वाउंड्रीज इशू है वो
अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व हो रहे हैं वो होते रहेंगे। ठीक है, गोवा एंड महाराष्ट्र में भी सेम हो गया है, फाइनल रिव्यू स्टेज है। केरला ने मना किया है, केरला ने ये बोला है कि भाई ये ऐसे एरिया जो इसके अंडर आ रहा है उसे आप कम करो, क्योंकि केरला में सबसे ज्यादा है। आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट के जो विड्थ है वो, जो आप जैसे जैसे साउथ जाओगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, वो केरला में सबसे ज्यादा है। केरला में तो आप ऐसा सोच लो, अगर एज पर द क्राइटेरिया जो ये 5 क्राइटेरिया हम लोगों ने बताए हैं, तो उसके बेसिस पे जो ये पॉपुलेशन डेंसिटी से बता सकती है, वरना पूरा का पूरा केरला ही उठा ले जाएंगे लोग ये ऐसे। ठीक है, और देखो इन्होंने यही लिखा है कि हैवली पॉपुलेटेड प्लांटेशन और एग्रीकल्चर जोन जो है इडुक्की और वायनाड में आप इनको छोड़ दो। ओके, कर्नाटक ने क्या बोला है? कर्नाटक ने तो सीधे सीधे मना कर दिया है। इन्होंने कहा कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, हम मेरी जो ग्रोथ लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ है, माइनिंग इंटरेस्ट है, वो अगेंस्ट में जा रहा है। तमिलनाडु ने क्या बोला कि भाई ठीक है, हम थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो, मतलब इनका भी बस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इन्होंने दे दिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ जो है चेंजिंग फॉरेस्ट पैटर्न का अभी भी असेसमेंट चल रहा है, तो हम आपके अप्रूवल नहीं दे सकते, मतलब इधर उधर की बात। नेक्स्ट आइए, ये रेडियो टैग्ड व्हाइट रम्ड वल्चर जो है, वो ये जो वल्चर था, इस वल्चर को आपके मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया और इसकी करंट लगने से मृत्यु हुई। ठीक है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। ओके, संडे की बात है। ठीक है, अब की मिटिगेशन मेजर्स क्या हो सकते हैं? आप फ्लाइट डाइवर्टर लगा लो, आप इंसुलेटर कवर कर दो जो भी ऊपर की लाइनें जा रही है। ठीक है, आप सेफ पोल कन्फिग्रेशन करो, मतलब पोल जो है आपका, पोल के ऊपर आप कोई बैठा दो ऐसा कि यहाँ इसे देख के कोई चिड़िया ना बैठे। ठीक है, लेजर डिटरेंट्स लगा दो, ड्रोन का डिप्लॉयमेंट करो, ये सब चीजें। ओके, तो इम्पोर्टेंट एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है पावर लाइन का होना। अगर पावर लाइन डायरेक्ट इन सब चीजों से ऊपर से होके जा रही है तो और जो उनको दिक्कत होती है। ठीक है, अब दीज आर द फिगर दैट, आपको एक या दो फिगर अपने माइंड में रखने हैं और पेपर में आप बना सकते हो उसके बेसिस पे। देखो क्या है, अगर इस टाइप का आप जैसे बड़े बड़े अगर टावर है और इसमें ये ऊपर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, तो आप इसको क्या कर दो, कैप कर दो। कैप कर दोगे तो यहाँ पे अगर कोई बैठेगा इसका टच होगा तो नहीं लगेगा। या फिर आप इनकी जो डायरेक्शन है वो नीचे कर दो। ठीक है, तो अगर बैठेगा तो टच नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। या फिर यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे आप क्या करो, आप लेंथनिंग ऑफ चेन कर दो, जिससे कनेक्शन में आए। पर्च रिजेक्टर, ये पर्च रिजेक्टर है कि आप इस जगह पे कोई भी आके बैठे ना, तो इन्होंने एक ऐसा कांटे सा लगा दिया, यहाँ पे कोई बैठ ही नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरा इन्होंने ये बोला कि आपका जो स्विच टावर्स है वो नीचे रखे जाए, ऊपर ना रखे जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा, मतलब करंट डायरेक्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट आपका आता है, इंडिया ने अभी मेडन गोल्ड जीता है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, रोइंग में। वर्ल्ड रोइंग कप में इंडिया ने गोल्ड जीता है। ओके, और कौन सी इसमें कौन सी टाइप में जीता है? देखो इसमें लिखा होगा डबल स्कल्स फाइनल, इसमें जीता इन्होंने डबल स्कल्स फाइनल। डबल मतलब इन दोनों की टीम थी स्कल्स फाइनल। ठीक है, अब ये कहाँ पे हुई थी? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे हुई थी? लुक्रिन करके एक जगह। और लुक्रेन करके जगह का नाम क्यों है? क्योंकि वहां पे एक लेक है, उसको कहते हैं लेक लुक्रेन। तो ये जो लेक लुक्रेन है वो कम्प्लीटली किसके अंदर है? स्विट्जरलैंड के पूरे अंदर है, मतलब इनलैंड लेक है। ठीक है, तो आप देख लो ये स्विट्जरलैंड में यहाँ पे लुक्रेन है, और आप देख लो ये। ठीक है, ये बर्न हो गई, ये आपके हो गए जोरा माउंटेन फ्रांस से रिलेटेड। क्या हो गया आपके जोरा माउंटेन्स? ये आपका जर्मनी है, यहाँ आपकी लेक कॉन्स्टेंस हो गई। ठीक है, और ये हो गई आपकी राइन रिवर। ओके, इसके बाद ये ऑस्ट्रिया हो गया, यहाँ पे आपका लिंस्टेनसिन, ये कंट्री एक छोटी सी है, ये भी इसके बॉर्डर बनाती है। ठीक है, नीचे आपकी होगी पूरी इटली, यहाँ पे एक लेक होगी, लेक जिनेवा। ठीक है, तो ये सब है। देखो लेक कॉन्स्टेंस जो है वो किसके साथ शेयर करती है बाउंड्री? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। आपकी इसके बाद आपकी लेक जिनेवा क्या है? लेक जिनेवा एक तरह से पूरे अंदर में ही है,
हल्का का हिस्सा फ्रंटियर बनाता है, एक तरीके से इसे बाउंड्री नहीं बनती। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रोमिनेंट लाइन कौन कौन सी होगी, लेक जिनेवा। लेक जिनेवा कहाँ है आपकी, ये वाली क्रिसेंट शेप में। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वेस्टर्न यूरोप। लेक लुजरेन, इसी कहते हैं लेक रुक्रीन, ये सेंट्रल स्विट्जरलैंड में है आपकी, ये वाली लेक। ठीक है, लेक लुगानो ये इटली के साथ बॉर्डर बनाती है, ये जो है ये, इसको बड़ा करके यहाँ लिखा दिया गया, ये आपकी है लेक लुक्रानो, लुगानो किसके साथ बॉर्डर बनाती है, इटली के साथ। उसका लेक कॉन्स्टेंस, ये जो है आपकी, ये बड़ी वाली ये वाली लेक है। ठीक है, ये जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर। ठीक है, ये प्रोमिनेंट लेक्स हो गए। नेक्स्ट आइए, अभी एक और नई न्यूज़ हुई है, कल भी लैंडस्लाइड हुआ है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में किस जगह पे, आपका जो असम और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में, उसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा एक रिवर बहती है, छोटी सी रिवर है, उसे सीजी रिवर कहते हैं। सीजी रिवर अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं, और अब जब ये असम में पहुंच जाती है तो उसे गई रिवर बोलते हैं। ठीक है, बाद में जाके ये ओबियस सी बात है आपकी ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। ठीक है, हुआ क्या है, ये ऊपर से ऐसे आ रही थी, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई। अब यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई तो इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे कहीं का डैम बन गया, और यहाँ पे अब क्या होने लगा है, आपका रिवर में वाटर इकट्ठा होने लगा है, और यहाँ बन गई है लेक। अब ये लेक जो है, कभी भी ये ड्रेन जो है ब्रेक हो सकता है, और ये भयंकर यहाँ पे क्या आ सकती है, फ्लैश फ्लड आ सकती है इस पूरे एरिया में। ओके, अब देखो ये है, ये लैंडस्लाइड होती है, तो यहाँ पे आपका क्या है, शीश वेव का मतलब होता है कि जो वेव पीछे की ओर जाती है। ठीक है, जब ये शीश वेव चलती है तो फिर क्या होता है, वाटर लेवल नीचे होता है, फिर एकदम से आती है वापस, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे क्रैक बन जाते हैं, और फिर उसी क्रैक के वो क्रैक बढ़ते बढ़ते ये एक तरह से ये जो डैम है वो एक तरह से टूट जाता है, थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा जो पानी में भरा होता है वो एकदम से फ्लश फ्लड की ओर निकलता है। ठीक है, अब देखो लोकेशन पे आ जाओ, ये है आपकी सिजी एरिया। ओके, तो आप देख लो, ये है, ये रिवर गई है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये सिजी एरिया, ये रिवर है आपकी सिजी रिवर। तो ये है आपकी, यहाँ पे जैसे गाई रिवर बोलते हैं, कहाँ पे, बॉर्डर के पास। बॉर्डर कहाँ है, ये आपका बॉर्डर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको गेकू दिख रहा है, ये गेकू वही जगह है जहाँ के विलेजर्स को अभी जून में मारा गया था। क्यों मारा गया था, कि इन विलेजर्स ने सपोर्ट कर दिया था, किसको सपोर्ट किया था इन्होंने, अपर सियांग, अपर सियांग मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट को। ठीक है, अब अपर सियांग कहाँ से जाती है, देखो ये जो ऐसे गई, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे जाती है। ठीक है, ये है आपकी सियांग रिवर। ठीक है, यहाँ से आती है आपकी दिबांग रिवर, यहाँ से आती है आपकी लोहित रिवर। ठीक है, और ये तीनों जब आपस में मिल जाती हैं तो ये हो जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये आती है आपकी सियांग। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र की मेन स्ट्रीम है, इसे कहते हैं सियांग। ठीक है, तो ये सियांग जो कहते हैं, इसी के नाम पे यहाँ पे आके आ जाता है आपका अपर सियांग, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे वेस्ट सियांग, यहाँ पे ईस्ट सियांग, है ना, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही है। यहाँ से आती है आपकी, मैं बना दूँ ऐसे, ये आपकी आती है सियांग रिवर, यहाँ आती है आपकी दिबांग रिवर। तो ये ऐसी यहाँ पे दिबांग डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, दिबांग डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपका आता है एंजोआ डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, एंजोआ, एंजोआ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और एंजोआ डिस्ट्रिक्ट से पास होकर आती है आपकी लोहित रिवर। ठीक है, तो ये है, ये मैंने बता दिया। ओके, तो यही था, एक बार फिर से देख लो, ये ऐसे आई, ये ऐसे आई। ठीक है, तो ये तीन ऐसे होके ऐसे चली गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सुबनसिरी भी रिवर आती है, तो यहाँ पे सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट होता है। ओके, तो जो अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है जनरली वहाँ की अ, उसके नाम पर है, या फिर नदियों के नाम पर है, या फिर वहाँ पे अगर कोई बड़ा सा वो है, जैसे तवांग हो गया तो तवांग वैली के नाम पे हो गया, या नारलांग हो गया, रेपिन हो गया, ये सारे वहाँ की जगह के नाम।
इनके नाम पे रख दिए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के नाम पे। योगी सियांग, यहाँ पे होगी सियांग, ये होगी दिवांग, ये होगी आपकी लोहित, उसके बाद ये होगी सुबनश्री। फिर आगे आप जाओगे तो आपको तीस्ता मिलेगी, नीचे बराली मिलेगी, ये सब मिलेंगे। तो ये होगी, तो ये आपका आज का ज्योग्राफी का वो था करंट अफेयर लास्ट वीक का। 14 दो तीन पॉइंट जो है वो जो न्यूज है वो मिस हुई है, तो मैं मिस नहीं कहूँगा, वो मतलब डायरेक्टली ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं थी, बट मैंने रिस्क इसलिए ली थी क्योंकि वो फ्यूचर में अगर कभी हुआ तो फिर मैं उसमें बता सकता हूँ, अगर उससे रिलेटेड कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड उसका कोई लिंक हुआ। ओके, तो आप इस लेक्चर को देखो। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू वॉच ऑल द लेक्चर। मैंने वो मई से स्टार्ट कर दिए, इनफैक्ट अप्रैल से। अगर आप देखो तो अप्रैल में मेरे 4 वीडियो आए हैं, अप्रैल के बाद, और उसमें से 3 वीडियो जो हैं वो पिछले साल के रिवीजन वीडियो हैं। तो अगर आप वो रिवीजन वीडियो देखो, फिर आप अप्रैल का देखो, मई का पूरा देखो, जून भी कंप्लीट हो गया, और फिर ऐसे आगे आते जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 100% सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। अगर डायरेक्ट नहीं आएंगे तो आपका इतना सफिशिएंट होगा कि आप उसमें से इलिमिनेट करके आप अपना ऑप्शन करेक्ट कर पाएंगे। ओके, लास्ट ईयर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप अपने शॉर्ट्स पे देख लेना, मैंने डाले हुए हैं। 14 क्वेश्चन केवल उस एक महीने के रिवीजन वीडियो से आए थे, और मैंने जो 120 क्वेश्चन का वो दिया था, मॉक दिया था, मॉक टेस्ट दिए थे, उसमें से 14 क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन लाइन बाई लाइन मिले हुए थे। ओके, तो कीप सपोर्टिंग, मेहनत लगती है, सपोर्ट करिएगा। जो भी कमियां हो आप बताइएगा, मैं उसे इम्प्रूव करूंगा। और ये जो चैनल है इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, लोगो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, हर चीज़ केवल एआई से नहीं बन जाती है, आपको उसमें अपना दिमाग भी लगाना होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।